अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो और हस्ब मामूल मेरे साथ हैं वसुतुल्लाह खान और मुबशिर ज़ैदी। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक नए टैक्स रिफॉर्म्स पैकेज का ऐलान किया है। 5 अहम नुक्ते हैं इसमें और ज़ाहिर है कि मैं नहीं समझा सकता कि इसमें क्या है, इससे हमें फ़ायदा होगा, नुकसान होगा या कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको एक ज़ाती स्टोरी बताऊं, मैं इतना जाहिल हूँ इन मामलात में कि कुछ रोज़ पहले मुझे ऑफिस से कॉल आती है कि सर जी आपकी टैक्स बढ़ गई है क्योंकि आप नॉन फाइलर हैं, आप टैक्स फाइल नहीं करते। तो मैं बड़ा नाराज़ हुआ, मैंने उनको कहा यार, मैंने कहा हर महीने तो आप मेरी टैक्स काट लेते हैं, तो ये क्या मतलब है, ये टैक्स फाइल नहीं होते हैं? और कहते हैं कि नहीं जी, काटना हमारा काम है, फाइल करना आपका काम है। तो ये कहानी बताने का मकसद इतना ये है, एक तो मैं FBR को भी बता रहा हूँ कि भाई हल्का हाथ, और दूसरी चीज़ के मैं इन चीज़ों में ज़ीरो हूँ। मुझे नहीं पता वसत आपकी कोई है इसमें नॉलेज या नहीं है, मुबशिर आपकी है? नहीं है। शब्बर ज़ैदी साहब इसीलिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीनियर एट द वेरी फेमस फर्म फर्ग्यूसन्स, और पिछली निगरान हुकूमत में सिंध फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी होल्ड किया था। तो थैंक यू वेरी मच शब्बर साहब। ज़ाती तौर पर मैं खुद बहुत शुक्रमंद हूँ कि आज कम से कम मुझे शायद कुछ चीज़ों की समझ आए जो पहले इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वी होप सो। आपको भी ज़्यादा नहीं पता, वो सच मुझे पता है। नहीं, लेकिन मैं फाइलर, मैं आपके साथ ही गूगल फाइलर हूँ। आप फाइलर हैं? हाँ ये है, इससे नंबर ले गए आप। फाइलर हूँ। अच्छा वो बजाय इसके कि पूरा हम कहेंगे उन्होंने क्या क्या किया, 1 बाय 1 आ जाते हैं। पहला है कि जी CNIC नंबर ही टैक्स नंबर होगा, मेरा ख्याल है वो तो अब भी है। देखिए, ये CNIC टैक्स नंबर होगा, ये एक बहुत पुरानी ख्वाहिश है जी गवर्नमेंट की, मगर आज नहीं है। एक NTN नंबर अलग होता है और CNIC नंबर अलग होता है जी। और पाकिस्तान में तकरीबन मेरे जहाँ तक ख्याल है इस वक्त तकरीबन 4.4 करोड़ के करीब लोगों के पास CNIC है और सिर्फ 11 या 12 लाख लोगों के पास NTN है। तो CNIC NTN नंबर नहीं है, ये आज नहीं है। ठीक है। तो अब जो मुझे जो स्कीम को नज़र आया है आज, वो ये कहते हैं कि हम NTN को ख़त्म ही कर देंगे। ठीक है। मतलब हर CNIC वाले को रिटर्न फाइल करनी होगी, चाहे वो टैक्सेबल हो या नहीं हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि CNIC NTN नंबर होगा, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि CNIC वही नहीं कहते नंबर होगा। उसका मतलब है जिसके पास CNIC है, चाहे वो एक लिस्ट हो, चाहे वो आपके घर में खातून हो जो काम नहीं करती, खानदा हो ना खानदा हो, कुछ भी हो, कोई भी हो। एक कॉन्सेप्ट, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ये हो सकेगा, एक अलग सवाल है। मगर जो कॉन्सेप्ट लाया गया वो ये है कि CNIC जिसके पास है उसको रिटर्न फाइल करना है। मैक्सिमम जो हमें देना पड़ रहा था अब 15% हो गया जी आपको। हाँ, तो हमें खुश होना चाहिए कि 12 लाख तक कोई ज़ीरो टैक्स है और उसके बाद जो भी है 5%, 10% और फिर उसके बाद मैक्सिमम 15%। देखिए ये भी बड़ी तो खुश होने वाली बात है। देखिए 2 चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल बात है। देखिए सैलरी वाले जो लोग हैं, जिनकी सैलरी इनकम है, उनके लिए तो खुशी की बात है कि जो रेट है वो कम हो गया और एक लोएस्ट स्लैब भी कम हो गया, क्योंकि 1 लाख तक इनकम पे एग्जम्पशन हो गई। वो बात दुरुस्त इसलिए क्योंकि 1 लाख तक की इनकम जिसकी है उसके पास, वो आज के हालात में उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती नहीं है। मतलब उससे हर जो महंगाई का हालात है उसमें, तो इसलिए 1 लाख की लिमिट ठीक है। 15% का रेट जो है, इस पर बड़ी डिबेट हो सकती है कि 15% रेट ठीक है या नहीं है। मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम वो ठीक। मेरा उस पर ये हुआ है कि 15% का रेट ठीक है, उसको वो ज़्यादा नहीं है। मगर सवाल ये है कि 15% का रेट का इंडिविजुअल का है और कंपनी का रेट 30 या 35 के करीब आ जाता है, तो फिर कोई आदमी कंपनी क्यों बनाएगा? ये तो है, ये एक बड़ा डिस्पैरिटी हमने क्रिएट कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि रेट 15 को बढ़ाएं, मगर कंपनी का रेट भी सिंक्रोनाइज करें। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर कंपनी का रेट ज़्यादा है और इंडिविजुअल का रेट कम है। तो मतलब कि ये इंटरनेशनली ये प्रैक्टिस नहीं है, उल्टा है। हम ये कहते हैं कंपनियां नहीं बनाओ, कारोबार जाती करो। ये और जब जाती कारोबार होता है तो अक्सर उसमें आसानी हो जाती है थोड़ी सी, और वो टैक्स नेट में तो वैसे भी नहीं आसानी हो जाती है, कुछ आसानियां हो जाती है। आसान ये कॉन्सेप्चुअली ठीक है, मगर इसको मैंने कल भी मैंने इनको ये समझाया था कि देखें, रेट ऑफ टैक्सेशन, अगर मैं ये प्यालियाँ बेच रहा हूँ जी, तो अगर कंपनी बना के बेचूंगा तो 30% दूंगा, अगर इंडिविजुअल बेचूंगा तो 15 दूंगा, तो मैं कंपनी क्यों बनाऊंगा? तो इससे हम कॉर्पोरेटाइजेशन को कम कर रहे हैं। समझ गए। दुनिया में कहीं पे भी इंडिविजुअल का रेट कंपनी रेट से कम नहीं होता। तो ये चीज़ अभी बजट में देखी जाएगी, हम इसको बात करेंगे और लोगों को थोड़ा समझाएंगे कि कॉर्पोरेट रेट को भी कम करें। ऑल्दो शायद स्पेस कम हो, मगर ये कॉन्सेप्चुअली हमें लाइन अप करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट जिस पे के तहरीक इंसाफ वाले चिरके में, जी बिल्कुल,
वो ये है अभी कि असदुमन साहब काफी मकामी असासे 5% जुर्माना देके और गैर मुल्की असासे जो हैं वो 2% जुर्माना देके हलाल किए जा सकते हैं और उन पे वन टाइम एहतसाब क़वानीन का भी इतलाक़ नहीं होगा। तो तहरीक इंसाफ वाले बोले तो कहते हैं एमनेस्टी, एमनेस्टी राइट, एमनेस्टी एमनेस्टी जी, वो जुर्माना होगा तो ना, नहीं, ठीक है। 5% फाइन देना पड़ेगा। तो ये वो कह रहे हैं कि ये असल में ये अपने लोगों में रेवड़ियाँ बांटने वाली बात है, उनको हराम को हलाल करने के चक्कर में। देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, एक दो चीज़ों को अलग अलग रखें। पहले बात ये कि क्या एमनेस्टी कभी होनी चाहिए नहीं, ये एक बुनियादी सवाल है। ठीक है, पहले इस पे आते हैं। एक हाँ सवाल तो बुनियादी सही है, है बिल्कुल बिल्कुल। मैं एज ए स्टूडेंट, एज ए पाकिस्तानी, एज ए टैक्स पेयर एमनेस्टी को पसंद नहीं करता, ना एमनेस्टी को डिफेंड कर सकता है दुनिया का कोई इंसान जो टैक्स पेयर है, और ये गलत चीज़ है। अब हमारा मसला हमारे दो मसले हैं इस वक्त, फॉरेन एसेट में मिला के 3 मसले हैं। बुनियादी मसला हमारा ये है कि हमने पिछले 30 साल से 40 साल से एक पॉलिसी बनाई है, शायद आज हम उसको रिवर्स करने वाले हैं, एक पॉलिसी बनाई है कि हम डॉक्यूमेंटेशन को बाय डिज़ाइन ख़त्म करें। मतलब ये कि हमारी जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पेपरलेस नहीं, डॉक्यूमेंटलेस। पेपरलेस तो होता है जो ठीक है, समझ हमारी पॉलिसीज इस तरह की हैं जिसमें डॉक्यूमेंट एसेट आपने इंपोर्ट किया, उसकी इंपोर्ट वैल्यू पे टैक्स दे दिया, इनकम हुई या नहीं हुई टैक्स हो गया, एक्सपोर्टर ने 1% दे दिया टैक्स हो गया। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटिव रिजीम और मुख्तलिफ रिजीम से। ये 1992 से शुरू हुए थे सिलसिले, और आज एक माहौल ऐसा पैदा हो गया कि आप मेरे पास एसेट है, अब मैं उसको अपनी इनकम से रिलेट नहीं कर सकता। और ये मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज़ में कहता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, बाय डिज़ाइन हुआ था। सही बात, ठीक है। और वो क्यों? सर वो इसलिए हुआ था कि शायद हमारा उस वक्त दुनिया का माहौल था और हम ये चाहते थे कि हम ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी बनाएं, टैक्स को बाद में देख लेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बड़ा बुनियादी सवाल है, टैक्स स्लैब्स कम कर दिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली इससे टैक्स रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर ये एमनेस्टी नाकाम हो जाती है तो आपने जो टैक्स स्लैब्स कम किए हैं इनकम टैक्स के, तो ये एक बुनियादी सवाल है जो लोगों के उसमें या तो अगर इनके एमनेस्टी का पॉइंट खत्म हो गया, अभी आपने एमनेस्टी वाला पॉइंट खत्म कर लिया, गलत है। अच्छा, अब आते हैं कि अब हमारे पास इस वक्त आफ्टर पनामा लीक, और वैसे भी पता है हमारे 2 एसेट्स हैं पाकिस्तानी के जो अनडिक्लेयर्ड हैं। ठीक है, एक एसेट है जो पाकिस्तान में लोकेटेड है और एक एसेट है जो पाकिस्तान से बाहर लोकेटेड है। सही है। मैंने 2017 में एक किताब लिखी थी, पनामा लीक ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और उस किताब का मकसद ये था, मैंने ये कहा था उस किताब में कि ये पनामा लीक पाकिस्तान की मईशत को किसी न किसी बहाने किसी पहिए पे डाल देगा, फायदा होगा, और ये किसी एक रास्ते पे चल पड़ा है। ठीक है। और मैं रास्ते पे चल पड़ने की ये बात उसको मैं इस सेंस में ये समझा, हाँ जी। मैं इस सेंस में कहता हूँ कि आपने पाकिस्तान में हमेशा अदालतों में लोगों के केस देखे होंगे, मगर किसी की रिटर्न एग्जामिन होती नहीं देखी होगी। नहीं, हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। पनामा लीक के बाद नवाज शरीफ साहब की, इमरान खान साहब की, जहांगीर की रिटर्न एग्जामिन हो रही है। बाने अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है, बात की बात है। बड़ा एल कपोन वाला नहीं, ये बात की बात है कि कौन था कौन नहीं था, मगर अब हर बंदा खड़ा होकर ये बताता है भाई मेरी रिटर्न कहाँ से आई है, ट्रेल क्या है। सही समझ गए। हाँ, दैट्स अ गुड पॉइंट। सीरियस हो हुकूमत तो कोई बच नहीं सकता। हाँ, मतलब मेरा कहना है मकसद ये, मैंने उस वक्त यही लिखा था 2017 में कि देखिए ये पनामा लीक जो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ठीक है, इसने लोगों की रिटर्नों को एक्सपोज कर दिया है। अच्छा, चौथा जो पॉइंट है, अच्छा, अब सॉरी इसकी बात है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानीज़ के पास, आपने मुझसे भी प्रोग्राम से पहले सवाल कर रहे थे, मेरा ये व्यू है, पर्सनल व्यू है कि पाकिस्तानीज़ के पास कम से कम 120 से 150 बिलियन डॉलर का एसेट है आउटसाइड पाकिस्तान, जो कि अनडिक्लेयर्ड है। अच्छा, इस एसेट में आप इंक्लूड कर रहे हैं प्रॉपर्टी, बैंक डिपॉजिट? इसमें शामिल है जी, इसमें शामिल है प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इसमें शामिल है बैंक अकाउंट्स, इसमें शामिल है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इवन शेयर्स इन पाकिस्तानी कंपनी, वो जो घूम के आता है। समझ गए, ठीक है, ठीक है। इसमें बुलियंस हैं, सब चीज़ें, तो ये तकरीबन सब मिला मिलू के मुझे 120 बिलियन डॉलर। इसमें मैं अब यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ कि लिक्विड जो है वो मैं 25 से ज़्यादा नहीं रखूँगा। ठीक, 25 बिलियन डॉलर मैक्सिमम। अच्छा, इसमें एक और बात बता दूँ आपको मैं, अब मुझसे ये आम आदमी अक्सर मैं प्रोग्राम करता हूँ, मुझसे आज सवाल करते हैं कि इसमें कितना पैसा करप्शन का और पॉलिटिशियन का है और कितना मैं लोग मुझे कुछ और देखिए, मेरे हिसाब से इसमें से बल्क पैसा करप्शन का नहीं है। ओके, करप्शन का नहीं है। तो अच्छा, इसकी लॉजिक देखिए, मैं लॉजिक समझाता हूँ क्या है। देखिए, पाकिस्तान 3 बड़े ऐसे वाक़यात से गुजरा है
जिसने पाकिस्तान की माशी जो स्टेबिलिटी है उसको हिला दिया है। ठीक है। पहला था डिबेकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। उस वक्त लोगों ने वेस्ट पाकिस्तान के बाद बेशुमार एसेट्स थे पाकिस्तानी इन वेस्ट पाकिस्तान, उन्होंने अपने एसेट बाहर ट्रांसफर किए और वो लोग पाकिस्तान आ गए, एक तो वो एसेट पाकिस्तान नहीं आए। दूसरा हुआ नेशनलाइजेशन 74 में। जब नेशनलाइजेशन हुआ तो बिजनेस फैमिलीज, क्योंकि हमारे सब क्लाइंट्स हैं, उन्होंने एक फैसला किया कि हमें अपना स्टेक यहाँ नहीं रखना, प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर रखो। ये बिल्कुल लॉजिकल, बिल्कुल लीगल तरीके से हुआ। नहीं, बिल्कुल सही है, जायज, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरा हुआ 1998 का बम ब्लास्ट के बाद अकाउंट फ्रीज। इन तीन चीज़ों ने हमारे माशरे में कॉन्फिडेंस ऑन दी पीपल कीपिंग मनी इन पाकिस्तान एरोड कर दिया। समझ गया। और मैं राज साहब बिल्कुल आपको साफ बात कहूँ, आज भी मेरा क्लाइंट जब मुझे आके पूछेगा शब्बर साहब पैसे ले आऊँ, तो मैं 2 दफ़ा सोचूंगा। मैं बिल्कुल फ्रैंकली बात करूँ, मैं वैसे 2 दफ़ा सोचूंगा हाँ यार ले आओ, लेकिन नहीं मैं अच्छा ये मगर मैं आज आपको मैसेज दूंगा कि अब मैं शायद कहूँगा ले आओ इस एमनेस्टी के बाद। नहीं, मैं माहौल की बता रहा हूँ, माहौल में आपको समझाऊंगा मैं क्यों कहूँगा ये। ठीक है। तो ये 3 जो वाक़यात हुए पाकिस्तान की तारीख में, हम स्टेबिलिटी इकोनॉमिक पोजीशन की बात करते हैं, ये बड़े बिजनेसमैन के लिए छोटे मोटे वाक़यात रेलेवेंट नहीं होते, वो ओवरऑल पिक्चर देखता है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि यार पाकिस्तान में इतने पैसे रखने हैं जितने पैसे हमें ज़रूरत है, बाकी हमारा स्टेक बाहर रहेगा। समझ गया। ठीक है, मतलब घर चलाने वाले पैसे जेब में, घर चलाने वाले पैसे, बाकी बात। अच्छा उसके बाद हमारे पास एक हमारे साथ एक अच्छाई कह लें, बुराई कह लें, जो कुछ भी कह लें, एक पैदा हुई बाय यूएई की शक्ल में। दुनिया में टैक्स हेवन होते हैं सिर्फ कंट्यूट में, कि ये रास्ता है नहीं, उसमें बहामास में कोई रह नहीं सकता, सही, जर्सी में कोई रह नहीं सकता। हमने एक टैक्स हेवन नहीं बनाया और वो उसको उसमें घर भी बड़ा अच्छा बना दिया दुबई में। ठीक है। तो ये इसको कहते हैं डबल अजाब। अब ये देखिए टैक्स हेवन भी बन गया मेरे घर के एक जितना दूर इस्लामाबाद है इतना ही दूर दुबई है। टैक्स हेवन भी है और बड़ी चीज़ रहने की जगह बड़ी अच्छी है, उन्होंने फैसिलिटी भी सारी दे दी। तो दुबई का जो मैकेनिज्म आया उसने पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट बाहर ट्रांसफ़र किया। 6 बिलियन से 5 बिलियन हर साल पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर रहा है, डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है दुबई प्रॉपर्टी में कर रहा है। तो एक आखिरी सवाल इस पे सवाल, इस हकीकत है, मैं आपको बयान करूँ, हकीकत है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। सर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते और उसके बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे शब्बर जैदी साहब से। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस टैक्स एमनेस्टी से क्या होगा। वेलकम बैक। हम बात करें शब्बर जैदी साहब से टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर, और जो हमारा एक सवाल जो कि जाहिर है हमने सप्लीमेंट्री करके निकाल ही लिया कि हमें भी कुछ पूछना ही है। तो ये सारी जो आपने बताया है, अब जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि जनाब बात की कि क्या बाहर से पैसा आएगा। देखिए मैंने हमेशा ये बात की कि ये, और शायद प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की कि ये हमारा डिक्लेरेशन लॉ है, रिपेट्रिएशन का लॉ नहीं है। डिक्लेरेशन लॉ हमारा, हमें फॉरेन एसेट डिक्लेयर कराना है, रिपेट्रिएट नहीं कर। रिपेट्रिएट हो जाए बहुत अच्छी बात है, कोशिश हमारी होगी रिपेट्रिएट हो, मगर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि डिक्लेयर हो जाए तो एटलीस्ट वो पाकिस्तान के रिकॉर्ड में है और वो आदमी बाहर के मसाइल से बच सके। बाहर के मसाइल से मतलब बाहर के मसाइल ये कि इंग्लैंड में उसकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी अगर सोर्स आइडेंटिफाई नहीं हो सकी तो। इंग्लैंड के कवानीन के तहत जी, इंग्लैंड के कवानीन, वहाँ पर उसको एक ऑर्डर आया, इसका नाम है अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर। वो ये कहता है कि अगर आपका लंदन में फ्लैट है और आप एक्सप्लेन नहीं कर सके सोर्स कहाँ से आया तो आपका फ्लैट कंफिस्केट हो जाएगा। एंड इवन अकाउंट्स इसमें 50-50 लाख पाउंड के अकाउंट्स हैं ऐसे जो कि वो कंफिस्केट होने वाले हैं। हाँ, वो चीज़ होने वाली। अच्छा, तो अगर इस स्कीम के तहत वो उन्हें डिक्लेयर करते हैं, अगर वो डिक्लेयर वहीं रखता है और डिक्लेयर कर देता है तो वो उस लॉ से बच जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान में इसमें कोई रेवेन्यू आता है? अच्छा, मैं उस पर दो बात। अच्छा, अगर वहाँ रखता है तो 5% रेवेन्यू हमें मिल जाएगा। ओके, इसीलिए उसका रेट 5% है। अच्छा, अब आ जाए रिपेट्रिएशन के ऊपर कि जो कितने पैसे आएंगे। लेकिन मैंने उस दिन आपको बताया इनको अभी कि ये 120 बिलियन डॉलर है। मैं हारून अख्तर साहब ने 4 बिलियन डॉलर की बात की है, शायद आपने सुना होगा। मेरा एस्टिमेट थोड़ा सा इस पर कंजर्वेटिव होगा। आई विल बी वेरी हैप्पी पर्सन अगर 2 बिलियन डॉलर आ जाएगा। अच्छा, मैं यही कहने लगा, इवन लेस देन दैट, मुझे ज़रूरत नहीं है उससे। वो शायद अच्छा है, हो जाए, आ जाए, बहुत खुशी की बात है, मगर मैं उस पर कंजर्वेटिव रहूँगा हमेशा। मुझे जो अब जो ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताया जाता है ना, तो हमें भी बताया गया है कि 2 बिलियन अगर आ गए तो वी विल बी वेरी हैप्पी। आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन अगर 2 बिलियन डॉलर आ जाए। अच्छा, मगर मैं इसमें एक और बताऊँ एक बात, फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ
कि अगर $2 बिलियन आता है, स्कीम में डिक्लेरेशन हो जाती है, तो जो बाकी मेरा $100 बिलियन पड़ा है वो ओवर द टाइम पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगा। देखिए आज एक और मसला भी है, अगर मेरा अनडिक्लेयर्ड है तो जब उसे पाकिस्तान लाऊंगा तो मुझे 100 सवाल करने पड़ते हैं। तो अब मुझे आज हो सकता है जून तक मैं नहीं लाऊं, अगर मैं 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में लाऊंगा। मैं आपके आने से पहले ये सवाल बता रहा था इनको कि पाकिस्तान दुनिया का हाईएस्ट रिटर्न मुल्क है इस वक्त। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आज जापान में रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव में है, इंग्लैंड में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो है। तो पाकिस्तान में कारोबार करना, पाकिस्तान में पैसा लाना, अगर हम अपने हालात मायूसी को ख़त्म करें तो बहुत पॉजिटिव कंट्री है ये। तो ये जब हम ये पूरी एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेंगे तो फिर ये पैसा जो 100 बिलियन बढ़ा हुआ है बाकी वो भी यहीं आएगा। नहीं, हमारी तो आदत है ना कि पूरे कमरे में उजाला भी हो तो जो एक जगह में तो कम रोशनी होती है हम वही देख रहे होते हैं। अच्छा, अब जी आप फरमाइए। हाँ, तो ये जो ज़ाहिर है हालात की आपने बात की कि जैसे जैसे बेहतर हो रहे हैं, और इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो नेग्लिजेंस कह लें या ड्रॉबैक कह लें वो यही रहा कि इन्वेस्टमेंट नहीं आई हमारे यहाँ। देखिए मैं उसको उल्टा तक कहता हूँ। देखिए मैं ये जो बात स्कीम आज आई है, ये स्कीम ऑलमोस्ट वर्ड बाय वर्ड मैंने डार साहब से तकरीबन साल पहले डिस्कस की थी, यही बिल्कुल, और उन्होंने एग्री किया था कि लाना है। अब ये तकरीबन मैं समझूंगा 1 साल में ज़ाया कर दिया, मैं इसको इस तरह कहता हूँ। डार साहब रिवर्स एमनेस्टी जो भी आप कहना, हमने साल ज़ाया कर दिया। ये मेरा कोई कम से कम 12वां प्रोग्राम होगा इस इश्यू पर। अच्छा, एक और पॉइंट आगे जी आगे बढ़े। बिल्कुल, जो मिडिल क्लास के इंटरेस्ट का है, अंडर और ओवर इनवाइसिंग सेल परचेज जो एग्रीमेंट होते हैं प्रॉपर्टी के, कि डिफेंस में एक प्लॉट जो है मेरी डॉक्यूमेंट में 8 लाख रुपए का है लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू है 6 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए। ऐसा ही होता है। तो इन्होंने कहा है खाकान अब्बासी साहब ने कि अब ऐसा होगा कि इस अंडर इनवाइसिंग को ख़त्म करने के लिए आप जो चाहें अपनी मर्जी से डिक्लेयर करें, वैल्यू हम उसके 100% ऊपर दे के आपसे खरीद लेते हैं। नहीं, ये हमारे पास ऑप्शन है। मैं समझाता हूँ ये लॉ। देखिए ये लॉ मैंने 2004 में शौकत अजीज साहब के साथ बैठ के एग्री भी किया था। इंडिया में ये लॉ आज से 20 साल से चल रहा है। इसको प्रीएम्प्टिव राइट ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ओके, कि जो भी आप डिक्लेयर करें, गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो आपसे 110% पे खरीद ले। उनके यहाँ हमेशा से लॉ चल रहा है। ठीक है, हमने ये लॉ उस वक्त भी कहा था कि ये लॉ लाया जाए, और हम इस लॉ को लाने के लिए, ये मेरे हिसाब से इस जो ये बुराई है इसका सिर्फ हल यही है और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही, समझ गए। मगर इसमें एक मसला है, वो मसला मेरे सब्जेक्ट का नहीं है, वो मसला है हमारे एक उस वक्त जब मैं इसको प्रपोज कर रहा था और बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि एक हमारा कानून, शरई कानून को बै का होता है, और बै होता है ना, जो बै, तो उस बै में शरीयत कहती है कि आप बै को चेंज नहीं कर सकते। मेरी और इसकी बै हो रही है ना, तो अगर मैंने तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को लाना है, इस बै को अवॉइड कर देगा। अच्छा, समझे मेरी बात? तो मैंने जाके एक दफ़ा इसकी प्रेजेंटेशन भी की थी कि नहीं सर ये वो नहीं है। अब इंशाल्लाह ताला हम इसको कन्विंस कर लेंगे। तो अगर मैं सही तरह समझ रहा हूँ, ये जो पॉइंट है जो आपने अपनी रेज किया है, नहीं 100% बोलते हैं गवर्नमेंट का प्रीएम्प्टिव राइट टू बाय। अच्छा, तो अगर जस्ट क्लैरिफाई, अगर मेरे से इसमें कोई गलती हो रही है समझने में, कि फर्ज करें कि वसत साहब की का प्लॉट है 6 करोड़ का, ठीक है, लेकिन जाहिर है कि वसत साहब दिखाया नहीं है कि वो 3 का दिखाया उन्होंने 6 लाख का दिखाया, फर्ज करें 6 लाख का दिखाया, तो मैं हुकूमत हूं तो मैं कहूंगा अच्छा 6 लाख का, 12 लाख में ये लो 6 लाख 10,000 रुपए। एग्जैक्टली 12 लाख, चलो 12 लाख ले लो यार, क्या बात है यार। नहीं मुझे दे दो, नहीं कंपलसरी एक्वायर होता है। 12 लाख लो, मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूं, कंपलसरी एक्वायर, तो वसत के तो पसीने निकल आएंगे। ऑप्शन नहीं होगा, ये कंपलसरी होगा। ऑप्शन में तो खत्म हो गया। तो मतलब इट इज लाइक कॉलिंग अ ब्लफ। No, it's called a preemptive right of government to acquire if the property is valued at a lower price. Okay, तो इससे interesting. पहले प्रॉपर्टी वाली एक चली थी मार्केट वैल्यू पे डिक्लेयर कर दें या वो, तो ऐसी चीज़ें बारहा आती हैं, और प्रॉपर्टी के हवाले से ख़ास तौर पर हमने देखा है कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक और एक्सप्लेन करूँ। प्रॉपर्टी एंड नहीं मीन्स है, एंड नहीं है। बिल्कुल, प्रॉपर्टी पार्किंग लॉट है ब्लैक मनी का। प्रॉपर्टी इज अ पार्किंग लॉट फॉर द एंड। अब इस प्रॉपर्टी वाले बिजनेस के अंदर एक्चुअली हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ प्लॉट जो है, प्लॉट हाउस नहीं, प्लॉट एक कमोडिटी बन गया है। कमोडिटी बन गया, कमोडिटी के पे जुआ हो रहा होता है। बिल्कुल समझ गया। तो वो जितना पैसा उस प्रॉपर्टी में जाता जा रहा है तो प्राइस ऊपर होती जा रही है। समझ गया। तो अब ये एक जो प्रीएम्प्टिव राइट वाला कानून लाया जा रहा है, ये एक बहुत मुश्किल कानून है। मतलब ये
मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कदम है। अब इसको डाइजेस्ट करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसमें कानूनी और शरई मुँह शिकाफियाँ होती रहेंगी। और पहले लेकिन कॉन्सेप्ट तो है, कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इंडिया नहीं है, इंडिया में पिछले 40 साल चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर भी अब यहाँ करने की कोशिश, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट टेक्निकली ठीक है। हाँ जी सर, एक छोटी सी ब्रेक और लेनी है और न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ है, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने जिस टैक्स रिफॉर्म पैकेज का ऐलान किया है उसी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं शब्बर जैदी साहब से। शब्बर साहब, उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये स्कीम अगर कामयाब हो जाती है तो 30 मिलियन लोग यानी 3 करोड़ टैक्स नेट में आ सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ठंडे पानी का एक गिलास भी डाल दिया। उनसे पूछा गया कि जनाब, अगर ये आपने जितने भी इंसेंटिव दिए हैं इन पे कोई कान नहीं धरता, इस पे कोई सीरियसली नहीं लेता, तो उसके खिलाफ क्या तादीबी कार्रवाई होगी? तो उन्होंने कहा साहब ये तो पार्लियामेंट फैसला करेगी। मेरा अपना ख्याल है कि उनका जवाब, अगर मैं उनकी जगह होता तो जवाब को मुकम्मल करता कि जो ये कैरेट है, जो स्टिक है, वो फाइनेंस बिल 2018 में आएगा जी। तो वो उनको ये बताना चाहिए था कि ये अभी मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ, ये कैरेट है। स्टिक का जो आइटम्स हैं वो बात की बात नहीं, बात की बात नहीं है, बिल अभी जो बिल अगले महीने आने वाला है उसमें आएगा। तो ये बात उनको मुकम्मल करनी चाहिए थी। पार्लियामेंट का आई थिंक राइट वर्ड होता कि वो कहते हैं फाइनेंस एक्ट में आएगा, ठीक है, तो वो शायद मेरे ज़हन में फौरन गया कि अच्छा जो अब हम सोचेंगे, अच्छा आई थिंक वो गलत, आई थिंक ये मैं हर चीज क्लियर हो गई। हाँ, अच्छा, दूसरे ये कि 70 साल में जी आपको कोई याद है कोई ऐसी टैक्स रिफॉर्म स्कीम या एमनेस्टी स्कीम जो कि वाकई कामयाब हुई हो? आखिरी जो मरहूम स्कीम है जो मुझे छोटे ताजरों की याद आ रही है, इसहाक डार साहब 2 साल पहले लेके आए थे, बहुत ही माइन्यूट टैक्स पे उन्होंने कहा कि साहब अपना कारोबार जो है आप सीधा कर लें। 10 लाख लोग छोटे ताजर, उनका टारगेट था कि नहीं इस नेट में आ जाएंगे, इसलिए कि मामूली सी रकम है। 4 महीने में 9020 ताजर जो हैं उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम इस स्कीम से फ़ायदा उठाएंगे, और सिर्फ 85 करोड़ रुपया जो है वो ख़जाने में आया। तो FBR ने कहा कि भाई साहब इस स्कीम को बंद कर दें, तो 4 महीने में ये स्कीम ही फौत हो गई। ठीक, देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो पाकिस्तान की तारीख स्कीम की रही है वो कम अच्छी नहीं रही, और उसी पैराए में देखा जाए तो फिर इसको इस स्कीम के नताइज को भी हमें उसी पैराए में देखना चाहिए। मगर अगर इसको कामयाब करना है, अच्छा इसकी कामयाबी मेरे ज़ाती हिसाब में किसी एक गवर्नमेंट का नहीं बल्कि पाकिस्तान का काम होना चाहिए। अच्छा, उसमें मेरा ज़ाती व्यू है कि जो हमारी स्कीम की नाकामी की 2 वजूहात होती हैं अगर पास में देखा जाए तो। पहली बात तो ये है कि एक तो ये है कि हमारा जो स्टिक होता है वो सही नहीं होता, वो तो अपनी जगह पर है, मगर मेरा उसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि उसकी कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बिल्कुल नहीं होती। आप उसकी जो कम्युनिकेशन करते हैं, उसकी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते हैं, वो या तो कोई ब्यूरोक्रेट कर रहा होता है या कोई SRO के तहत कर रहा होता है। उस मसाइल को, उन चीज़ों को आप प्रोफेशनली टेक्निकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि आप क्यों लाएं, कैसे लाएं। इंडिया ने जब चिदम्बरम के ज़माने में एक स्कीम अनाउंस की थी, चिदम्बरम के ज़माने में, अब मैं एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिसी अगर कोई किसी की ख्वाहिश है तो भी नहीं चल सकती। आप उस सतह पर आ चुके हैं कि बस अब सस्टेनेबल ही नहीं है। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ ही नहीं सकती जब तक आप ट्रेडिंग के मैटर्स को हैंडल नहीं करेंगे। ऊपर वालों को पता है, ऊपर वाले से नहीं मतलब जो भी चला रहा है नहीं, देखिए हाँ नहीं, ये मैं आपको जहाँ भी कर दूँ, पाकिस्तान में जितने ऊपर वाले हैं अब उन सबको कम से कम इस बात का जरूर इदराक है कि ट्रेडिंग पे मैशत नहीं चलती, अब गेम ओवर है। देखिए मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में ये कहता रहा हूँ कि हमारे पास हमें फैसला करना है कि हमारा मुल्क चलेगा दुबई मॉडल पर या कोरिया मॉडल पर। ठीक, हमने बड़ी कोशिश की है, बहुत कोशिश की है कि हम इसे दुबई मॉडल पे चलाएं, वो नहीं चल रहा। नहीं, अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, मगर चाहे आम आदमी के लिए, बेचारे के लिए मुसीबत है ना। तो दुबई मॉडल चलने वाला नहीं है। अब ये शायद इदराक हो। मुझे तो सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है वो ये है कि जब हमारे मईशत पर टैक्स निज़ाम पर गुफ्तगू होती है तो जो बुनियादी मसला है कि मेक इन पाकिस्तान,
मेक इन पाकिस्तान। अब तो आपकी पेन भी, पेंसिल भी, ये पेंसिल जो इस्तेमाल कर रहे हैं बाहर से बनी हुई होगी। नहीं बिल्कुल ठीक है ना। तो कोई चीज़ पाकिस्तान में नहीं बन रही। जब आप कुछ नहीं बना रहे तो आप कहाँ से खाएंगे? टेंडो आदम मैच फैक्ट्री अभी तक सलामत है शायद। नहीं तो सर आप देखिए ना, तो ये जो, अच्छा ये मैं फिर आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये पॉलिसी 1992 में शुरू हुई थी, ठीक, और आज 2018 तक चल रही है। अब हमें ये देखना है कि 2018 में कोई इसको तब्दील करेगा। अगर करने की हिम्मत रखता है और करने की कोशिश करता है, शऊर रखता है, तो आज ये पॉलिसी शिफ्ट आपको नजर आ रहा है? आज का जो रिफॉर्म, मुझे ये थोड़ा शक, मैंने आज नहीं, मुझे ये शक कुछ अरसे से नजर आ रहा है कि ये पॉलिसी शिफ्ट नजर आ रहा है। आई होप यू आर राइट। फाइनली विल पावर भी नजर आ रही है, खाली मतलब वो उनको भी ये हाफ हार्टेड है कि हाथ डाल के देख लो, अगर नहीं जला तो ठीक है। नहीं देखिए सर, पाकिस्तान के जो सब बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, मेरे ख्याल अब उनका फैसला एक आदमी का नहीं है। पहले शायद फैसला कुछ कलेक्टिव, पहले फैसला शायद चंद लोगों का हुआ करता था। अब शायद ये फैसला जो मैं कह रहा हूँ ये शायद मुश्तरका फैसला है, और शायद इसमें हमारे जो बाहर वाले हैं वो भी शामिल हैं। मैं अभी किसी से मिला था रिसेंटली, एक इंटरनेशनल बंदे से, मुझसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। मैं आपको सवाल भी बताता, जवाब भी। उसने पूछा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। मैंने कहा द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, द रियल प्रॉब्लम पाकिस्तान इज नॉट डिस्कस्ड। She said, what is the real problem of Pakistan? मैंने कहा the real problem of Pakistan is the well-being of the common man and the economy. She said, okay. बिल्कुल, excellent point. बहुत शुक्रिया शफकत साहब। अब मैं भी मतलब जब लोगों से मिलूंगा तो मैं भी कहूँगा मुझे भी कुछ आता है यार, ऐसी क्या बात है। लेकिन थैंक यू सो मच, करीब फाइल भी कर दूंगा टैक्स इस सारी चीज़ों को, और हमारे नाज़रीन के नहीं बिल्कुल थैंक यू। बहुत ब्रेक ले ले, मैं खाली इस खुशी में ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी मुतासर हुई है वो हज़ारा बरादरी है। एक रिपोर्ट आई है गुज़िश्ता हफ्ते नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की, जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता 5 साल में हज़ारा बरादरी के 509 अफराद जो है दहशतगर्दी में शहीद हुए, और 600 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए। उसके साथ हमने देखा कि वहाँ पर हज़ारों की तादाद में हज़ारा ने नकल मकानी भी, 70,000 के करीब फिगर आता है। 70,000 ने कोयटा छोड़ा। बिल्कुल, कोयटा छोड़ा, और मुख्तलिफ मुल्कों ने, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे उन्होंने बहुत खतरनाक सियासी पनाह दी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और तो उन पर बार बार अभी हाल ही में भी वाक़यात हुए 2-3 जिसमें हज़ारा बरादरी के कुछ लोगों को निशाना बनाया गया। जी। तो गुज़िश्ता हफ्ते से वहाँ पर हज़ारा बरादरी ने फिर धरना दिया हुआ है लैक ऑफ सिक्योरिटी के हवाले से, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो हमारे साथी हैं कोयटा गालिब, वो वहाँ गए और उन्होंने उन मुजाहिरीन से बात की। बरादरी की जानिब से गुज़िश्ता 5 रोज़ से पै दर पै टारगेट किलिंग के वाक़यात में हज़ारा बिरादरी के लोग मारे जाने के ख़िलाफ़ जो है एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है अलमदार रोड के शौदा चौक पे। मैं आपको गुज़िश्ता कुछ सालों की भी अगर वाक़यात बताता चलूँ तो सन 2013 में इसी चौक में जो है एक हौलनाक खुदकुश वाक़या हुआ, जिसके बाद हज़ारा बिरादरी की जानिब से इसी रोड पर उनकी लाशें रख के कई दिनों तक एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। इस एहतजाजी मुज़ाहरे के नतीजे में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नवाब असलम रईसानी को अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा और गवर्नर राज यहाँ पे लगा। लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद भी वक्फे से हर साल हज़ारा बिरादरी को टारगेट किया जा रहा है। कभी जो है उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाता है, तो कभी इन पर खुदकुश हमला करके इनकी जानें ली जाती हैं। ताहम जब हमारी बात हुई यहाँ पे हज़ारा बिरादरी से के कुछ लोगों से, तो उनका कहना था कि हज़ारा बिरादरी सिर्फ शहर के 2 कोनों तक ही महदूद रह गई है। एक अलमदार रोड का कोना है और एक बरूरी रोड का, और वो अपने इलाकों में ही महसूर होकर रह गए हैं। वो बिल्कुल बाज़ारों में नहीं जा सकते और इसकी वजह से जो है उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो ये तो थी कोयटा से ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग। हज़ारा के साथ जो ज़्यादती हो रही है आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन बाकी पाकिस्तान में भी उनसे यकजहती दिखाई जा रही है। आज कराची प्रेस क्लब के बाहर भी एक मुजाहरा हुआ। इसके अलावा लाहौर में भी यकजहती के लिए वहाँ के शहरियों ने मुजाहरा किया। डॉक्टर आलिया जो ख़ुद भी हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने बहुत दर्दमंदी के साथ अपने हालात सुनाए लाहौरियों को। बात ये कि हमारे प्रोटेस्ट का मकसद ये नहीं है कि हम लोग लाहौर के रास्ते बंद करें, हम धरनों पे
पे बैठ जाए। धरनों पे तो हमारे जो लोग ऑलरेडी 4-5 दिनों से बैठे हुए हैं, ना मीडिया पे उसका कोई कवरेज आ रहा है, ना जियो न्यूज, ना समा, BBC, कहीं पे भी उसका कोई नहीं आ रहा है। हमारे लोग भूखे प्यासे वहाँ कोयटा के गलियों में बैठे हुए हैं ताकि उनके जो हमारे ऊपर जो टारगेट किलिंग हो रही है उसका हिसाब करे, कोई तो पूछने वाला हो हमारा कि कौन, हम भी इंसान है, हमारे रगों में भी खून बहता है। ये पिछले 15 सालों से हमारे 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसपे हमारा हक बनता है पाकिस्तान के शहरी होने के हवाले से, क्योंकि हमने पाकिस्तान को सिर्फ हम टैक्स देते हैं, हम लोग हमारे बिल सही टाइम पे अदा करते हैं, हम लोग पाकिस्तान का एक बहुत ही अमन परस्त लोग हैं, बट फिर भी हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों होती है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे जो है हमारे मुजाहिरों को क्यों नशर नहीं करते, क्यों हमारे जो है राइट्स क्यों नहीं दिए जाते? हमारा एक बेसिक राइट है, हमें जीने दो, हमें हमारी एजुकेशन हमें करने दो, हम लोग जो करना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ 2 पहाड़ों के बीच में बंद होकर रह गए हैं। अगर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच का रास्ता तय करेंगे, हम अपने जान जो है अपनी हथेली पे लेके चलते हैं कि कहीं से कोई नामालूम अफराद आके हमें मार दे। हमारे साथ वाले इंसान से खौफ उठता है कि कहीं अभी ये अपनी चादर के नीचे से एक गन निकाल के हमारे ऊपर फायरिंग कर देगा। ये रोज का मामूल है, रोज का। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है, ये हमारे बलोच भाई के साथ हो रहा है, पठान भाई के साथ हो रहा है, हर किसी के साथ हो रहा है। बस ये फर्क इतना है कि हम एक माइनॉरिटी कौम है, हमारी तादाद ही उतनी नहीं है जितनी लाशें हम उठाते हैं। ये राजा बरादरी की आवाज़ बहुत ही बदकिस्मत है। मतलब आप देखें अफगानिस्तान में हिस्टोरिकली क्या हुआ है, मैसेकर्स, और पाकिस्तान में, और इनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती है ना कि बड़ी आसानी से इनकी शनाख्त हो जाती है। मुझे याद है कुछ साल पहले इनफैक्ट जब ये धमाके हुए थे, ट्रक बॉम्बिंग हुई थी, तो उसके बाद बहुत हज़ारों ने नकल मकानी की थी और बहुत लोगों ने अपने बच्चों की जान महफूज रखने के लिए कराची शिफ्ट किया था, जो लोग नहीं बाहर जा सकते थे, राइट। तो मुझे याद है यहाँ कहीं जाबिस्ट या कहीं मुझे कुछ हज़ारा नौजवान मिले और शाम का वक्त था और काले चश्मे पहने हुए थे। तो मैंने ऐसी थोड़ी सी हेलो हाई हुई, मैंने से पूछा, मैंने कहा यार अब तो रात हो गई है, आप अभी तक काले चश्मे पहने हुए? उन्होंने कहा सॉरी जी, हमें आदत हो गई है, क्योंकि वहाँ पर जब हम घूमते हैं तो हमारे बुजुर्ग में कहते हैं कि जी घर से तुम मतलब बेशक तुम अपनी मतलब बटुआ ना ले जाओ, नंगे पैर निकल जाओ, काले चश्मे जरूर पहन के जाना ताकि कोई तुम्हारी आंखें देखकर तुम्हारी शनाख्त ना कर सके। हम तसव्वुर नहीं कर सकते व्हाट इट वुड मीन टू लिव लाइक दैट। और सबसे ज्यादा जो एजुकेटेड कम्युनिटीज में शुमार होता है हज़ारा का, एजुकेटेड और बिजनेसेस, देखें इनकी बिजनेसेस गए, इनकी एजुकेशन गई, सबसे बड़ा लॉस हुआ। ऑल्दो अभी नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के सामने जो पेश हुए हैं हुकूमती नुमाइंदे, उन्होंने कहा जी हमने 19 प्लाटून्स लगाई हैं जो मारी आबाद और हज़ारा टाउन में है, और यहाँ से लेकर के फिर ज़ाहिर है ज़ियारतों के लिए जाते हैं, वो सारे उसमें प्रोवाइड सिक्योरिटी की है। लेकिन ये बहुत अभी भी एक वल्नरेबल नहीं, वल्नरेबल तो हमेशा रहेंगे ना, बिकॉज देखिए अब जो हमलावर होते हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं, वो सिर्फ अपना तरीका कार तब्दील कर देते हैं। पहले डायरेक्ट कार बॉम्बिंग, डायरेक्ट सुसाइड बॉम्बिंग, फिर टारगेट किलिंग्स, या जो ज़ियारत पर जा रहे हैं उन पर हमला करना। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट। मैंने तो सुना कोयटा में बहुत ज़्यादा चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट, लेकिन फिर टारगेट किलिंग हो रही होती है। सर चेक पोस्ट पे जो बैठे होते हैं उनकी भी तो टारगेट किलिंग हो रही होती है, तो अमीर बंदा क्या करे। बहरहाल एक और ख़बर है जिसके बारे में आपको एक अपडेट देना ज़रूरी है। कल हम बात कर रहे थे जो हिंदू नौजवान थे प्रकाश, जिनको ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उनकी वीडियो भी अपलोड हुई, और आपको ये भी बताया था कि पुलिस का क्या कहना है कि जी 2 साल पुरानी खबर थी। आज और इसमें आप सबका और सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार है। फाइनली एक्शन लिया गया है, मुजरिमों को गिरफ्तार भी किया गया है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार थे उनमें से, या उनके जो रिश्तेदार थे, इतलात के मुताबिक उनको भी बरतरफ कर दिया गया है, या जी हटा दिया गया है। असिस्टेंट है, एक वहाँ पे ड्राइवर है, बिल्कुल, तो उनको आज और सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस भी लिया है इसका, और 17 अप्रैल को इसकी समाअत होगी सो मोटो की नोटिस की, सॉरी। और SSP सुजावल, जिनसे आपकी कल बात भी हुई थी, उनको भी तलब किया गया है कि सर क्या कर रहे थे आप इतनी देर से। एक बात अगेन वही है कि इस केस में भी क्योंकि वीडियो सामने आ गई, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि से वीडियो तो कब की सामने आई हुई है, क्योंकि वीडियो आई, अगेन सोशल मीडिया पर प्रेशर है, अदरवाइज बिजनेस एज यूजुअल। वीडियो सामने आने के बावजूद भी क्या इंसाफ होगा? वो ये अब अगला सवाल ये है, और तजर्बा तो कहता है मुश्किल है। हाँ,
इजाज़त दीजिए फ़िलहाल, कल तो आपका ही दिन है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।